नमस्कार दोस्तों, स्पोकन विथ वी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज का पेपर डिस्कस देखते हैं। आज है 27 नवंबर, ठीक है। तो 27 नवंबर 2022 का हम लोग पेपर डिस्कस देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आप लोग देख रहे हैं, पीएसएलवी C-44 सक्सेसफुली प्लेस्ड 9 सैटेलाइट इन मल्टीपल ऑर्बिट। तो पीएसएलवी C-54 इसरो का जो 54वां उड़ान है, पीएसएलवी की 54वीं उड़ान पीएसएलवी C-54, इसके तहत जो है आपको 9 छोटे-छोटे सैटेलाइट को मल्टीपल मतलब विभिन्न कक्षाओं में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये द हिंदू का आर्टिकल है। हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या-क्या दिया हुआ है इस मिशन के बारे में। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मिशन मतलब सबसे बड़े मिशनों में से एक, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक ईओएस को छोड़ा गया है। तो ईओएस का क्या है फुल फॉर्म? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ईओएस 6। ईओएस श्रृंखला का जो ये छठा सैटेलाइट, इससे पहले 5 छोड़ा गया था, जिसमें ईओएस 5 छोड़ा गया था आपको पीएसएलवी फिर C-53 के तहत। और ये ईओएस 6 जो है ये आपको छोड़ा गया ईओएस 6, ये पीएसएलवी C-54 के तहत छोड़ा गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि मल्टीपल ऑर्बिट विद द हेल्प स्पेस एजेंसी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो पीएसएलवी का जो फुल फॉर्म होता है वो आपको होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि C-54 54वीं उड़ान है पीएसएलवी की। तो पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और आगे हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पहले हम जूम कर देते हैं, जूम करके देखिए अच्छे से दिख रहा होगा। द हिंदू का जो आर्टिकल दिया है उसमें बहुत अच्छे से हर एक पॉइंट को समझाया गया है। तो यहाँ पे दिया है सैटरडे फ्रॉम द फर्स्ट लॉन्च पैड FLP एट द सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है? तो ये श्रीहरिकोटा में है। इस बात को भी हम लोग मतलब ध्यान रखेंगे कि सतीश धवन जो है स्पेस सेंटर, ये यहाँ से सैटेलाइट प्रक्षेपित किया जाता है, रॉकेट लॉन्चिंग की जाती है, ये आपको श्रीहरिकोटा में है सतीश धवन। ये भी पूछा जाएगा श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, ठीक। सतीश धवन स्टेशन कहाँ पर है। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट बन रहा है इसमें वो चीज़ देख लेते हैं। देख लीजिए, द 8 नैनो सैटेलाइट इंक्लूड इसरो नैनो सैटेलाइट फॉर भूटान INS-2B। तो इसमें एक सैटेलाइट भूटान का छोड़ा गया है, जो भूटान INS-2B, ये INS-2B जो है भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना के तहत छोड़ा गया, ठीक है। तो इस भारत और भूटान की संयुक्त जो सैटेलाइट परियोजना है उसके तहत INS-2B को छोड़ा गया है। इसके बाद फिर हम लोग आगे देख लेते हैं, ये EOS 6 इज ए ओशियन सीरीज थर्ड जनरेशन सैटेलाइट। EOS 6 इज द ओशियनिस्ट सीरीज थर्ड जनरेशन, यानी कि ये समुद्री विज्ञान के लिए छोड़ा गया ये सैटेलाइट है, समुद्री विज्ञान सैटेलाइट है के सीरीज का ये तीसरा सैटेलाइट है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी एंड 24th फ्लाइट ऑफ द पीएसएलवी एक्स लॉन्ग, यानी कि पीएसएलवी एक्स्ट्रा लॉन्ग का जो ये 24वीं उड़ान है, ठीक है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 24th फ्लाइट ऑफ द पीएसएलवी एक्सएल, यानी कि एक्स्ट्रा लॉन्ग का। तो पीएसएलवी में एक एक्सएल है और एक पीएसएलवी है। तो पीएसएलवी की 54वीं उड़ान के तहत ये एक्स्ट्रा लॉन्ग के तहत जो है आपको ईओएस 6 को छोड़ा गया, और ये पीएसएलवी एक्स्ट्रा लॉन्ग की 24वीं उड़ान थी। उसके बाद है वर्जन विथ 6 POM, जो उसका वर्जन है पीएसएलवी का 6 PSOM XLS एक्स्ट्रा लॉन्ग, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं इसके बाद आगे क्या क्या दिया हुआ है इस चीज़ के बारे में। फिर नेक्स्ट हमारा जो इसमें पॉइंट बन रहा है, ये देख लीजिए, स्पेस ओडिसी टू का 56 फ्लाइट ऑफ द पोलर सैटेलाइट, यानी 56 उड़ान है, जिसमें 2 आपको असफल रह गया है, तो उसको हम लोग नहीं गिनेंगे। तो ये 54 सक्सेसफुल उड़ान जो है वो 54वीं उड़ान है, वहीं टोटल फ्लाइट इसका 56 है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे एक और दिया हुआ है, देख लीजिए, वो कि INS-2B, जो INS के बारे में दिया हुआ है, देख लीजिए, INS-2B इज एन इंडिया भूटान सैटेलाइट। तो ये INS-2B जो भारत भूटान की संयुक्त परियोजना है, उसी तरह इसको छोड़ा गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये दिया हुआ है कि आनंद, ये सेकंड है आनंद फ्रॉम द पिक्सल इंडिया। तो पिक्सल इंडिया का कौन सा आनंद, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 2B को हम लोग ध्यान में रखेंगे, INS-2B को, और EOS 6 को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं, चल के देख लेते हैं इसरो के चेयरमैन कौन है। तो इसमें दिया हुआ है आपको इसरो के चेयरमैन के बारे में। तो इसरो के चेयरमैन आपको है इसरो चेयरमैन एस सोमनाथन। तो इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथन। इस बात का बराबर ये एग्जाम में आता है कि इसरो के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का आपको चेयरमैन कौन है, तो ये आपको एस सोमनाथन है। फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा एग्जाम का पर्पस और कोई पॉइंट है, तो इसमें एग्जाम का पर्पस और कोई पॉइंट नहीं है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो देख लीजिए यहाँ पे, इंडिया इज द लोन एब्सेंस चाइना इंडियन ओशन फ्रॉम 90 कंट्रीज। तो देखिए, चाइना ने एक समूह बनाया है 19 देशों का, 19 कंट्रियों का एक समूह बनाया, उसका नाम है चाइना इंडियन ओशियन। उस समूह का नाम है चाइना इंडियन ओशियन। उसकी अभी बैठक हुई थी। तो भारत को परेशान करने के लिए चाइना कौन कौन सी चाल चल रही है, तो इस 19 देशों का एक संगठन बनाया है, उसका नाम है चाइना इंडियन ओशियन। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, भारत के लिए बहुत ही खतरनाक संगठन बनाया है चाइना ने, जिसमें भारत को छोड़ दिया। इसकी मीटिंग भी हाल ही फिलहाल में हुई है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग यहाँ हम लोग जूम करेंगे तो ये आपको इसका जो हेल्ड हुआ है, हेल्ड मतलब इसकी बैठक कहाँ पर की गई है, तो द फोरम जो है द हेल्ड इन कुमिंग द साउथ वेस्टर्न यमन, यानी कि साउथ वेस्टर्न यमन में इसकी बैठक हुई है नवंबर 21, यानी कि 21 नवंबर 2022 को साउथ वेस्टर्न यमन में इसकी बैठक हुई है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 19 कंट्रीज, तो रिप्रेजेंटेटिव, तो 19 देशों ने इसमें रिप्रेजेंटेटिव के प्रेजेंट हुए, इसमें भाग लिया है, ठीक है। जिसमें भाग लेने वाले देशों का नाम इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, ओमान, साउथ अफ्रीका, केन्या, मोजाम्बिक। देख लीजिए यहाँ पे मोजाम्बिक, तंजानिया, इसके बाद है मेडागास्कर, जिबूती एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये 19 देश ने इस संगठन में पार्टिसिपेट किया है, और 19 देशों का यह संगठन है जिसका नाम है चाइना इंडियन ओशियन, ठीक है। और ये भारत, इसमें अब इस बैठक में भारत को बाइकआउट किया गया। तो मतलब हिंद महासागर के क्षेत्र के 19 देशों को इस संगठन में लाया गया है, जबकि इसमें भारत को छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वाड कंट्री, जिस तरह भारत ने 4 देशों को मिलाकर बनाया, उसी तरह इन्होंने हिंद महासागर का एक तरह से तो नाटो, जैसे नाटो बनाया, तो नाटो का चाइना ने कॉपी किया, जिसमें भारत को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यही पॉइंट है। फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं, ये दो हिंदू का किसी पेपर में दिया हुआ नहीं था। फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं, सेंटर टैक्स G20 डिप्लोमेट्स टू
अंडमान निकोबार रिव्यूइंग ब्रीफिंग। तो G20 की अध्यक्षता भारत 1 दिसंबर 2019 को अपने हाथ में ले लेगी, सॉरी दोस्तों 2022 को। तो 1 दिसंबर 2022 से G20 के अध्यक्ष भारत बन जाएगा, अभी 2-3 दिन के बाद बन जाएगा। तो इसको लेकर के पहली मीटिंग आयोजित की गई। तो G20 की पहली मीटिंग कहाँ आयोजित की गई, तो ये आपको अंडमान निकोबार में किया गया, ठीक है। तो देख लीजिए ये कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो अंडमान, यहाँ पर अंडमान आप लोग देख रहे हैं कि G20 से संबंधित पहली मीटिंग जो लिया गया है, भारत जब अध्यक्ष बनेगा उसको लेकर के कार्य प्रणाली की गई है। तो उसमें आपको अंडमान निकोबार में इसकी पहली मीटिंग की गई थी। इसके साथ ही हम लोग देख लेते हैं क्या है, ऑफिशियल्स बिफोर लॉजिस्टिक प्रिपरेटिंग वीक हैड इंडिया अज्यूमिंग पार्टी क्या है प्रेसिडेंसी ग्रुपिंग दे वेयर इन्फॉर्म कंट्री पॉलिसी प्रोवाइड ड्यूरिंग G20 ग्रुप्स एंड इशू ऑफ होप हाईलाइट्स। इस चीज़ के बारे में जो G20 ग्रुप की मीटिंग के पहली मैं जो भारत अध्यक्षता संभालेगा उससे पहले जो मीटिंग आई की गई थी, ये आपको किया है अंडमान निकोबार में। इसमें कौन कौन से देशों ने भाग लिया है, तो फिर हम लोग देख लेते हैं कि G20 के जो 20 देशों ने, तो डेलीगेट्स आर स्पेशल ब्रीफिंग ऑन इंडिया अज्यूमिंग G20 प्रेसिडेंसी अंडमान निकोबार आइलैंड्स ऑन सैटरडे। तो अंडमान निकोबार में सैटरडे को ये मीटिंग हुई है, जिसमें कि G20 ग्रुप के सभी देशों के प्रतिनिधि और जो यूएन के जो प्रतिनिधि उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। फिर हम लोग देख के आगे चलते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है वही इसरो का PSLV C-54 मिशन जो सैटेलाइट लॉन्च किया, ये हिंदी में दिया हुआ है। तो चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो देख लीजिए GST की क्षतिपूर्ति 5 वर्ष की अवधि 5 वर्ष बढ़े। तो वित्त मंत्री जो हमारी निर्मला सीतारमण है, इन्होंने कहा है कि GST क्षतिपूर्ति 5 वर्ष बढ़ी है। इसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं, एक पॉइंट साइड में दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि रबी सीजन में बुआई का रकबा 24 लाख हेक्टेयर बढ़ा। तो ये आपको नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री उन्होंने बताया है कि रबी सीजन बुआई का रकबा 2022 में कितना बढ़ा है, तो ये 24 लाख हेक्टेयर बढ़ा है भारत में। 2022 का जो अनुसार से जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार से रबी सीजन का जो बुआई का रकबा वो 24 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। तो फसल उत्पादन अच्छी होगी, बस इतना ही जानना। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि बुआई का रकबा कितना बढ़ा है, तो 2022 में 24 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, हमारा अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ हम लोग उस पर बात करते हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि अब हैसियत के हिसाब से देना पड़ेगा माता पिता को गुजारा भत्ता। तो पहले जो सरकारी नियम के अनुसार से जो है 10,000 प्रतिमाह रुपये देना तय किया गया था, जो कि कुछ दिन पहले संशोधन किए थे पिछले साल। तो पहले गुजारा की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये प्रतिमाह रखी गई थी। तो गुजारा भत्ता की अधिकतम सीमा पहले 10,000 रुपये प्रतिमाह रखी गई थी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में बुजुर्गों की दयनीय स्थिति को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि जिसका जितना हैसियत रहेगा उस अनुसार से वो लोग देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे हाईलाइट करके कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि 12 करोड़ है देश में अभी बुजुर्गों की कुल आबादी, 2050 तक हो जाएंगे 33 करोड़। 2050 तक एक बहुत बड़ा वर्ग, 1/3 जनसंख्या जो है वो आपको, 1/4 जनसंख्या हम लोग कहेंगे, 4 भाग का 1 वही 33 करोड़ की जनसंख्या 2050 तक जो है वो आपको बूढ़ी हो जाएगी। इनके लिए विशेष व्यवस्था सरकार अभी से कर रही है। तो हैसियत के हिसाब से देना पड़ेगा माता पिता को गुजारा भत्ता। पहले जो था वो मैक्सिमम सीमा 10,000 रुपये थी। फिर हम लोग आगे चलते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इतना ही है दोस्तों। तो 27 नवंबर के लिए जो न्यूज़ था एग्जाम के पर्पज से वो इतना ही था, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है आप PSLV C-54 का। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।